हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और इस करंट अफेयर में दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इस शिक्षा नीति को आप समझोगे तब आप ध्यान देना दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अंश आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपके आने वाली एग्जामों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कॉमन सेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षा नीति 2020। रीट है, ग्रेड है, इनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इनकी एग्जाम में तो जरूर इन शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है। यह आजाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? यह दोस्तों आजाद भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। अब आपको पहली बताऊं, पहली जो पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, राजीव गांधी के शासनकाल में थी। इसी इंदिरा गांधी वाली पॉलिसी को राजीव गांधी ने सुधार किया था, कुछ उसमें अंश सुधार किए थे। और तीसरी ये आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आई है दोस्तों। तो 3 राष्ट्रीय नीति आ चुकी है आजाद भारत की। आजादी से पहले की बात करोगे तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। मैकाले का आपने नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी 1854 में, यह आज़ादी से पहले थी। और उसमें एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना। मैकाले की एक ही नीति थी दोस्तों उस समय कि भारतीयों का शरीर भारतीय होना चाहिए लेकिन उसका दिमाग इंग्लिश होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। उसी करेक्टर के आधार पर उन्होंने पॉलिसी तैयार की थी 1854 में, मैकाले की शिक्षा पद्धति। और उसी शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था और बाद में हिंदी संस्कृत को छोड़ दिया गया था, अंग्रेजी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और उसी मैकाले की शिक्षा नीति में दलितों को शिक्षा से जोड़ा गया था। यह भी आप क्वेश्चन याद रखना। दलितों को शिक्षा से कब जोड़ा गया था? मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा जोड़ा गया था। दलित पढ़ाई के प्रति रुझान आया था उनका। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में से आप साथ साथ में लिखते जाना। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप साथ साथ में लिखते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज इसको शेयर करोगे तो जहां तक पहुंचेगा वहां तक उनके दिमाग में शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है? इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जीडीपी का 6% खर्च करने का प्रावधान है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा है 6%। दोस्तों ये इसी शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया नहीं है, ये पहले भी लक्ष्य था लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था। ध्यान से सुनना। अब तक जीडीपी का लगभग 3% ही शिक्षा पर खर्च होता था अभी तक। अब फिर मनमोहन सिंह सरकार ने भी दावा किया था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन किया नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि जीडीपी का लगभग 6% है वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और शिक्षा को ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा जब 6% खर्च करेंगे। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये भी घोषणा की थी कि भारत की जो इकोनॉमी है 100 मिलियन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2022-23 के बाद में। तो जब इकोनॉमी वहां तक पहुंच जाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश इंडिया होगा, तो शिक्षा पर 6% खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडिया को भी। ये लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शिक्षा में बाद में रोजगार ज़्यादा मिलेंगे आपको, टीचर की वैकेंसी ज़्यादा निकलेगी और बच्चों को प्रभावी तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक अलग तरीके से 6% खर्च करेंगे तो एक अलग शिक्षा, एक अलग रुझान की तरफ जाएगी। यदि आप दुनिया की बात करोगे तो भूटान है, जिम्बाब्वे है, स्वीडन है, वो शिक्षा पर खर्च करते हैं 7.5%। अच्छा, फिनलैंड है
फिनलैंड शिक्षा पर खर्च करता है 7%, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका वो खर्च करते हैं 6%, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड वो करते हैं 6% खर्च करते हैं अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत ने भी अपनी 2019 में 20 की जो शिक्षा नीति है उसमें यही प्रावधान किया है कि जीडीपी का 6% खर्च शिक्षा पर होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा ही पहल है सरकार का, सेंट्रल सरकार का, कि 6% शिक्षा पर खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। दोस्तों बहुत गजब क्वेश्चन है ये भी। अभी तक 5वीं तक की बच्चा कक्षा हो, किसी भी कक्षा हो, उसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वो चलता रहता है। लेकिन अब इस शिक्षा नीति के द्वारा बच्चे पर कोई दबाव नहीं होगा कि जो स्कूल में बताया जाएगा वही होगा। उसकी मातृभाषा होनी चाहिए या उसकी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही उसको 5वीं तक शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी पहल है ये भी। उसको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, मानसिक ज्ञान मिलेगा, बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रबल होगा और उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी 5वीं तक। मतलब उसको क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में नॉलेज मिलेगा तब। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? ये 5+3+3+4 प्रावधान करने का प्रावधान है। आपको ये प्रावधान समझ में नहीं आया होगा, समझना, एक एक बात को समझना। अभी तक 12वीं तक की जो कक्षा थी उसमें फॉर्मेट था 10+2 का फॉर्मेट था और उसको 10+2 फॉर्मेट कहा जाता था। अब क्या होगा? 5 की बात ये सुनना दोस्तों। 5 की बात ये है, स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी 3 साल की होगी। मतलब 5 साल में नर्सरी कितने साल की होगी? 3 साल की। फिर क्लास फर्स्ट होगी और फिर क्लास 2 होगी। मतलब 5 क्लास हो जाएगी ना। क्लास फर्स्ट और क्लास 2 फाउंडेशन स्टेज शामिल हो जाएंगे और इसे बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन कहा जाता है। मतलब इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाएगा। और इसमें एज का प्रावधान किया गया 3 से 8 तक की एज होनी चाहिए। उस एज के बच्चों को 5 साल की प्री प्राइमरी स्कूल नर्सरी मिलेगी, फिर क्लास फर्स्ट, फिर क्लास 2 का फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिल जाएगा। 5 की बात समझ में आई। 3 की बात करते हैं। 2 नंबर 3 की बात है। 3 में क्या होगा? अगले 3 सालों में कक्षा 3 से लेकर 5 तक की तैयारी के चरणों में विभाजित किया जाएगा। मतलब जो तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे ने उनको चरणों में विभाजित किया जाएगा और एज लिमिट रखी गई है 8 से 11 एज रखी गई है। 8 से 11 की एज वाले बच्चों को 3 में शामिल किया जाएगा, तीसरी से 5वीं तक का। अगला 3 की बात करते हैं। इसके 3 साल बाद, मतलब 3 से 5वीं छठी कक्षा में हो जाएगा। 3 साल बाद मध्य चरण होगा। मध्य चरण में कक्षा 6 से 8 होगी और एज लिमिट है 11 से 14 एज लिमिट रखी गई है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 माध्यमिक अवस्था में, अगली जब आप 10th क्लास में आ जाते हैं, 8वीं क्लास के बाद 9वीं 10वीं क्लास में आते हैं, तो माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से लेकर के 12, कक्षा 9 से 12 तक, और एज रखी गई है 14 से 18 के बीच में एज रखी गई है। मतलब इस प्रकार से 4 चरणों में होगी और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। मतलब जो बुनियादी तरह की आपको शिक्षा मिलती है, संख्यात्मक ज्ञान मिलता है, उसका एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। मतलब इस प्रकार से 12वीं तक की कक्षा को 4 भागों में बांटा गया। दोबारा देख लेना, पहले क्या होगा? प्राइमरी होगी 3 साल की, तो नर्सरी होगी, उसके बाद क्लास फर्स्ट, क्लास 2 होगी। उसके बाद फिर अगले 3 साल में तीसरी से 5वीं तक की तैयारी चरणों में विभाजित की जाएगी, एज लिमिट है। अगले 3 साल में मध्य चरण होगा, 6 से 8 तक होगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा होगी 4 वर्ष की, 9 से 12 तक होगी, एज लिमिट रखी गई है इनकी। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में डाला गया, एक नए तरीके से डाला गया। बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चों के माता पिता को भी बच्चों को समझने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अब की बार जो शिक्षा नीति है वो केवल रटन विधि वाली नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मतलब बच्चा अपना कौशल का अपने आप
परीक्षण कर सके, कौशल विकसित करने के लिए शिक्षा नीति है। अभी तक इंडिया के अलावा जापान में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बच्चों को अपना कौशल आता है, अपना काम आता है। कोई घड़ी बनाता है, छोटे छोटे बच्चे घड़ी बनाते हैं, कोई क्या बनाते हैं। भारत में केवल रटन विधि है, पढ़ाई करो, 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन करो, एमए करो और जॉब लग जाओ। बस जॉब लगना, जॉब लगने के बाद शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे और उसे जॉब से वो पैसे आते हैं, उसे बच्चों का पालन पोषण चलता रहेगा। बस यही जिंदगी है इंडिया में तो। लेकिन इस शिक्षा नीति के द्वारा ये नहीं है। इस शिक्षा नीति के द्वारा बच्चे को जागरूक किया जा रहा है अपने काम के प्रति, उसमें जो कौशल है उसको बाहर लाया जाएगा इस शिक्षा नीति के द्वारा। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? वोकेशनल कोर्स मतलब व्यावसायिक कोर्स, क्लास 6 से। अभी तक दोस्तों 12वीं मतलब 10वीं क्लास आप उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद 11वीं क्लास में आप आर्ट लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं वो 11वीं क्लास में लेते थे। अब वोकेशनल कोर्स क्लास 6 से शुरू किए जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्लास 6 से ही आपके वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। मतलब आप ये समझना इस बात को, कक्षा 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक हैं, बात ध्यान से देखना, 6 से 8 के बीच में समुदाय के द्वारा जो व्यावसायिक शिल्प हैं, जैसे बढ़ाईगिरी है, बिजली का काम है, धातु का काम है, बागवानी है, मिट्टी के बर्तन है आदि के नमूने बनाना, ये 6 से 8 तक आप बच्चों सीख जाएंगे। आपके समुदाय में जो भी काम चल रहा है उस काम के प्रति बच्चे का रुझान किया जा रहा है, 6 से 8 में किया जा रहा है। मतलब बच्चे की नींव मजबूत की जा रही है। दोस्तों जब नींव मजबूत होगी, जब नींव मजबूत होगी तो बच्चा अपने आप अपने काम को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 50% शिक्षार्थी को वोकेशनल कोर्स से जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, दोबारा सुन लेना। 6 से 8 तक वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है, मतलब सामुदायिक के द्वारा जो काम अपने घर में करते हैं, परिवार करता है, उस काम को बच्चे का भी रुझान उसमें दिया जा रहा है। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक 50% बच्चे हैं वो अपने वोकेशनल कोर्स से जुड़े जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 से लेकर के 10वीं तक पढ़ाई के समय कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी होगा। मतलब 8वीं से लेकर 10वीं तक आपको 10 दिन आपको बैग न ले जाने का काम भी मिलेगा। अभी तक बच्चे कितनी कितनी किताब ले जाके बैग में डाल करके वो ले जाते थे कि मतलब 5-10 किलो वजन उसके कंधे पे होता है, उसका टिप पेन, उसका वो सारा पानी की बोतल, वो सारा सामान। लेकिन अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 दिन बच्चे को बैगलेस भी आपको दिया जाएगा। 10 दिन आपको एक साल में बैग नहीं ले जाने, केवल आपको अपने काम के प्रति रुझान लेके आना, वो बातें हैं। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात है? 2030 तक हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। एक भारत सरकार ने अपने संविधान पढ़ा होगा, एक मूल कर्तव्य भी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना है। उसके माता पिता, उसके गुरुजन बच्चे को पढ़ाएंगे ही, वो भी अधिकार है। और यहाँ भी लक्ष्य रख दिया 2030 तक बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करनी है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकेंगे। अभी भारत में कोरोना काल से भी बड़ा काल है जनसंख्या विस्फोटक काल। जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है, उसको रोकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। आपने वो सुना होगा, डॉन को पकड़ना 12 मुल्कों की पुलिस भी के लिए भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसी प्रकार जनसंख्या विस्फोट को रोकना भी भारत के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये तभी रुक सकता है जनसंख्या विस्फोट जब बच्चे शिक्षित होंगे, ज़्यादातर लड़कियां शिक्षित होगी, तो ये जनसंख्या नियंत्रण रुक सकता है। अन्यथा तो 2050 के बाद तो जनसंख्या का विकराल रूप आएगा। ये कोविड-19 से बड़ा काल आ जाएगा जनसंख्या का। आप आंकड़े पढ़ोगे तो जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है भारत की। और ये लॉकडाउन के बाद आप देखना 8-9 महीने बाद जनसंख्या की रफ्तार देखना कितनी तेज बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात है? भारतीय उच्चतर आयोग बनाने की बात की गई है। दोस्तों इस भारतीय उच्चतर आयोग की 4 स्वतंत्र इकाइयां होगी। एक एक बात को नोट करना, 4 स्वतंत्र इकाइयां होगी।
कौन क्या क्या काम करेगा? ये शिक्षा के लिए नियम बनाएगा, ये उस तरह शिक्षा के लिए क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। ये मानक निर्धारण करेगा, यही मानक निर्धारण करेगा, ये शिक्षा में फंडिंग का काम करेगा और ग्रेडिंग तय करेगा और संस्कृत को बढ़ावा देगा। ये उच्चतर शिक्षा आयोग है, ये संस्कृत को भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, स्नातक को कई स्तर में विभाजित करने का प्रावधान है, ये बात को सुना। जो ग्रेजुएशन है उसको कई स्तर में विभाजित करने का प्रावधान रखा गया है। ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो। एक एक बात को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर क्वेश्चन, आप इसकी पूरी बात को सुना। ग्रेजुएशन में हो, आप ग्रेजुएशन पीरियड में चल रहे हो या एमए कर रहे हो, इस टॉपिक को ध्यान से सुना, 8 नंबर क्वेश्चन को। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये कहना चाहती है दोस्तों कि इस जो ग्रेजुएशन पीरियड है उसको कई स्तर में विभाजित किया जाएगा। ग्रेजुएशन बीए मतलब या तो 4 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकेगा, मतलब ध्यान से, ग्रेजुएशन कोर्स कितने साल का होगा? 3 या 4 साल का हो सकेगा। 1 साल के बाद सर्टिफिकेट क्या दिया जाएगा? 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री और 4 साल के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री मिलेगी। ध्यान दोबारा देखना, बहुत अच्छी पहले 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी और 4 साल के बाद शोध के साथ मतलब रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री आपको मिलेगी। 3 या 4 साल का ये स्नातक स्तर का होगा। ये आज वाले स्नातक से बिल्कुल अलग है। इसका जो क्रेडिट होगा ना, इन 4 साल का क्रेडिट केवल विद्यार्थी को मिलेगा। मतलब जो स्टूडेंट जो कर रहा है उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? स्टूडेंट को मिलेगा। स्टूडेंट चाहे तो कभी कोर्स छोड़ सकता है और चाहे तो वापस ज्वाइन कर सकता है। मतलब बच्चे की मनमानी चलेगी, अब कॉलेज वालों की नहीं चलेगी। बच्चा यदि कोर्स छोड़ना चाहता है ना, छोड़ सकता है। वापस ज्वाइन करना चाहता है 2 साल बाद, 3 साल बाद भी का मन में जचेगी कि नहीं मन तो करनी है, ब्याह को नहीं हो रही करनी है, तो दोबारा ज्वाइन कर सकता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होगा किसी ने ग्रेजुएशन का 1 या 2 साल पूरा किया और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए तो डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अगर ऐसा होगा, जिसने उस अवधि तक का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जब दोबारा ज्वाइन करना चाहेगा तो कर सकेगा दोस्तों। बहुत अच्छी पहल है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट जो चाहेगा ना 2 साल का बैक लेना चाहता है, बैक बाक वो नहीं लगे। बहुत अच्छी पहल है ग्रेजुएशन की। मतलब आराम से बात समझ में आएगी मेरी बात। मतलब इसका सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? विद्यार्थी को मिलेगा, कॉलेज वालों को नहीं मिलेगा। बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, कभी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, कभी छोड़ सकता है। और 1 साल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल कर लिया, स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल पूरा कर लिया, रिसर्च के साथ स्नातक डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन अब आगे की बात को ध्यान देखना, यदि आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करना चाहते हैं तो 3 साल के ग्रेजुएशन करने ही आपको जरूरी है। यदि आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन आपको करने की जरूरत है। और कोई एमए मास्टर डिग्री करना चाहता है तो उसको 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना ही पड़ेगा। अब ये 2 शर्तें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। और 4 साल की डिग्री लेना चाहते हैं, मतलब मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद 1 साल का ही मास्टर कोर्स। मतलब ये समझना, आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, अभी तक जो एमए कर रहे थे वो 2 साल की हो रही थी, 4 साल करने के बाद 1 साल का ही आपको मास्टर कोर्स मिलेगा। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल में एमए, तो मतलब 5 साल, इसमें भी 5 साल लग रहे हैं, बराबरी बात है। और एमफिल कोर्स को खत्म कर दिया सरकार ने। क्या किया अब की बार है ना, एमफिल थे ना, एमफिल उसको खत्म कर दिया गया। मास्टर डिग्री के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मतलब आपने एमए कर ली, ज्योग्राफी से एमए कर ली और एमए के बाद सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं दोस्तों। आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक नेट जीआरएफ करनी पड़ती थी, अब क्या होगा, जैसे ही आपने मास्टर डिग्री की उसके बाद सीधा आप पीएचडी कर सकेंगे। बहुत अच्छी पहले। और आपने ये भी सुन लिया होगा कि वो बीएड कॉलेज वाली मान्यता वो भी रद्द कर रहे हैं। बीएड आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर सकोगे। बहुत शानदार। मतलब ये शिक्षा नीति आज के युवाओं के लिए कारगर साबित होगी दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन, बात
समझ में आई होगी मेरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होगा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। कोर्स का नाम, संगठन का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन होगा। ये पूरे देश में एक ही होगा और इसका फाउंडेशन का संबंध सारे देश के विश्वविद्यालय से होगा और ये रिसर्च के लिए बच्चे उपलब्ध कराएगा, स्टूडेंट को रिसर्च के लिए प्रेरित करेगा ये संगठन। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनॉमस बनाने की बात है? 15 साल में ऑटोनॉमस बनाने की बात है। अब ऑटोनॉमस क्या होता है ये बात को समझना। हायर एजुकेशन के ढांचों को बदला जाएगा दोस्तों, जो बड़ी उच्च शिक्षा उसके ढांचे को बदला जाएगा। सामान्य जो शिक्षा होती है, शोध है, टीचर है, टीचिंग है, दुनिया में मतलब वो अलग अलग होती है, अलग अलग कॉलेजों में होती है। मतलब रिसर्च जो ओरिएंटल है, यूनिवर्सिटी है, टीचिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज है, इनमें अलग अलग बांटा गया है अभी तक तो। लेकिन इसके तहत इसी जो ऑटोनॉमस है, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15 साल में तमाम कॉलेजों की समानता स्टेट वाइज समाप्त कर दी जाएगी। मतलब उनकी जो कॉलेजों की समानता है ना 15 साल में समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें स्वायत्ता, ऑटोनॉमस को हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता, और स्वायत्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों में मैकेनिज्म तंत्र बनाया जाएगा इसके लिए। मतलब अब सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेज हैं, कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं लेनी पड़ेगी। अभी तक मान्यता बीएड कॉलेज को जैसे यूनिवर्सिटी से मान्यता लेनी पड़ती थी ना, अब उसको मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोनॉमस बन जाएंगे, स्वायत्त बन जाएंगे, अपने आप कराएंगे, जो मर्जी है बीएड कराना है, जो सारी की सारी अलग कैटेगरी बन जाएगी। उसको वो पैसे ऐंठने वाली बात है ना, कॉलेज जैसे बीएड करते हो आपसे 20,000 रुपये एक साल के ऐंठते हैं, वो अब समाप्त कर दिया गया उस बात को। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? IITI संस्था स्थापित होगा। मतलब इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब ये संस्था संस्कृत और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित होगा। बहुत अच्छी बात है, ये सरकार की पहले संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। अगला है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया, इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये मसौदा के कस्तूरी रंगन ने तैयार किया है। जो शिक्षा नीति 2020 है उसका मसौदा किसने तैयार किया था? के कस्तूरी रंगन ने तैयार किया था। कस्तूरी रंगन कौन है? के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरमैन थे और 2019 में इस पैनल ने एचआरडी जो मिनिस्टर है, मानव संसाधन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया था। बाद में मंत्रालय ने इसके लिए सुझाव मांगे थे, जिसके लिए 2.25 लाख सुझाव आए थे। बाद में अब जुलाई 2020 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात सरकार ने सौंप दी, मंत्रिमंडल ने पेश कर दी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है युवाओं के लिए कारगर साबित होगी। आपको यदि शिक्षा नीति समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि हमें सर बहुत अच्छा लगा शिक्षा नीति, और जवाब देना। आपके मन में कोई सुझाव आ रहा है, बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को दोबारा पूछ लेना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।